हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, कल हमने आपका 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट लिया था कंप्यूटर का। आप सभी का बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स रहा। आज हम आगे के 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और कुल आपके 80 प्रश्न आपके हो जाएंगे कंप्लीट पूरे सिलेबस के। और आपका इन 10 वीडियो में आज की मिलाकर के आपकी 10 वीडियो हो जाएगी कंप्यूटर की, शुरुआत से लेके सिलेबस से लेके कॉन्सेप्ट, वन लाइनर, एमसीक्यू, सब कुछ आपका इन 10 वीडियो में कंप्यूटर का कवर करा दिया गया है। इसके अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने इन क्लासेस को बहुत अच्छे से लिया है। और इन सभी क्लासेस की सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जा चुकी है। आज वाले जो प्रश्न हैं और कल के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन थे, इनके मैं आपको एक साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस टेस्ट वाली क्लास की। तो आप सभी तैयार हो जाइए, एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पर लगा लीजिए एक बार वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी जो कोई चाहते हैं देखना वो खुद से देख ले। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, विश्व के पहले स्मार्टफोन का क्या नाम था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्मार्टफोन का पहले विश्व के स्मार्टफोन का क्या नाम था? सीमोन, नोकिया, आईफोन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है सीमोन, ये एकदम सही है। यही है विश्व का सबसे पहला स्मार्टफोन। पहला आईफोन कब लॉन्च हुआ था? आईफोन के बारे में तो आप खूब सारी जानकारी रखते होंगे, तो बताइए पहला आईफोन कब लॉन्च हुआ था? 2007 में, 8 में या 9 में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा सही जवाब है दोस्तों? 2007 में। ठीक है, पहला आईफोन लॉन्च हुआ था वर्ष 2007 में। अगला प्रश्न है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज शब्द का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का, ठीक है, OES का। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यूनेस्को ने किया, अमेरिका ने किया, या इसके अगले ऑप्शंस भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ ताकि इसको चेंज ना करना पड़े पेज को आपके। और बाकी दो ऑप्शन है आपके, चाइना ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब बताइए अब क्या होगा। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, सही जवाब होगा यूनेस्को ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज शब्द कब प्रयोग में लाया गया था? पहली बार ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज शब्द जो है ये कब प्रयोग में लाया गया था? बताइए। 44वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 2003 में, 2002 में या 2001 में, या फिर कोई नहीं? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। वर्ष 2002 में प्रयोग में लाया गया था ये शब्द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। आगे चलते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में प्रयोग हेतु तत्व शामिल है कौन कौन से? अंतःक्रियात्मक अधिगम, या अधिगम में लचीलापन होता है जब आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, या कक्षा शिक्षण प्रभावी होता है, या सभी? तो आपका ये तीनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसी वजह से आपका सही जवाब माना जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में हम प्रयोग करते हैं इन सभी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कैसा संगठन होता है? ठीक है, जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है या ओपन स्कूल्स होते हैं, नेशनल ओपन स्कूल्स, एजुकेशनल स्कूल्स, तो ये कैसे होते हैं? सरकारी होते हैं, गैर सरकारी संगठन है, या स्वायत्त संगठन है? बताइए कैसा है? तो ये सभी होते हैं। आप दीजिए आंसर, क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वायत्त संगठन होते हैं। ठीक है, आगे चले। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट IMP। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का गठन कब हुआ? इसको थोड़ा सा मैं बारीक कर लेती हूँ, मार्कर बहुत ज्यादा यहाँ पर मोटा है। तो बताइए, नवंबर 1989, जनवरी 1989 या 1990 में इसका
गठन किया गया था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1989 में। ठीक है, आगे चले। मुक्त अधिगम की विशेषता है, मुक्त अधिगम की विशेषता आपको बतानी है कि भाई ये अंतःक्रियात्मक अधिगम में मदद करता है। यहाँ पर जो लर्निंग है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन होता है उसमें, अध्ययन की विधि में लचीलापन होता है, या फिर ये सभी विशेषताएं इसके अंतर्गत होती है? तो ऑप्शन डी यानी ये सभी की सभी विशेषताएं ओपन अधिगम या मुक्त अधिगम की सारी विशेषताएं हैं। आगे चलते। अच्छा, यहाँ बताइए कि इंडिया में किसी भी एक ओपन यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। बिल्कुल आपके सामने है ये प्रश्न, इसी से संबंधित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, बंबई में, मद्रास में, या कहीं भी नहीं है इनमें से? तो बताइए क्या होगा सही जवाब? 49 का सही जवाब है दिल्ली में। ठीक है, इग्नू कहाँ है? दिल्ली में। आगे चले। इंटेल नामक कंपनी के फाउंडर कौन थे? इंटेल जो कंपनी है इसके फाउंडर कौन थे आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, ट्यूरिंग ब्रदर्स या मूरे और नायस, जॉब्स और वोजनेक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूरे और नोयस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पूछा है आपसे प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? कुछ ऐसा ही प्रश्न आपके सामने कल भी आया था। आई होप आप सभी अब सही जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन ए लैरी पेज, कोनार्ड ज्यूस, या टिम बर्नर्स-ली, या जॉन विंसेंट। तो आप 51 का आंसर करिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चारों ऑप्शन एक बार जल्दी से देखिए, बग, एरर, या डीबगिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर कोड में अगर त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं उसको हम बोलेंगे डीबगिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपसे पूछा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, या विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, या फिर ए बी दोनों, या कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, गूगल बुक्स ऐप में किताबें होती है कैसी? ऑडियो बुक्स केवल, या केवल ई बुक्स, या फिर वीडियो बुक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑडियो और ई बुक दोनों होती है। तो गूगल बुक ऐप में आपकी ऑडियो बुक और ई बुक दोनों होती है, इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन सी ऐप निम्नलिखित में से है? ऑप्शन ए, आप इसको पढ़ के ही समझ लेंगे अगर आपको वैसे भी नहीं जानकारी होगी तो। देखिए, प्राइमरी का मास्टर, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित पूछा है। दूसरा है प्राइमरी का जीवन, तीसरा है प्राइमरी का संसार, या फिर कोई नहीं। तो इससे संबंधित आपका ऐप है प्राइमरी का मास्टर। आगे चले, ट्रांसलेट करने वाला ऐप है कौन सा? गूगल ट्रांसलेट ऐप, गूगल क्लासरूम ऐप, या गूगल प्ले, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो बताइए, ट्रांसलेट करने वाला ऐप बहुत आसानी से आप ऑप्शन से पहचान लेंगे, गूगल ट्रांसलेट ऐप, यही है ट्रांसलेट करने वाला ऐप। ठीक है, एकदम सही। अगला प्रश्न देखो, डिजिटल सामग्री का महत्व है। क्या महत्व है डिजिटल सामग्री का? तो भाई ये भाषा संबंधित जो कठिनाई होती है उसको दूर करता है, अध्यापन को रुचिकर तथा पाठ को सरल बनाता है, विषयों को स्थायी रूप से समझने में मदद करता है, या फिर ये सभी महत्व है डिजिटल सामग्री के। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब? बिल्कुल डी का चुनाव आपने किया, यही सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढनी है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बग, एरर, डीबगिंग, या कोई नहीं।
अभी इसी तरह से आपसे यही प्रश्न एक बार पहले पूछा गया था, तो आपका सही जवाब था डीबगिंग। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? इंटरनेट, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला या गूगल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल। प्रोजेक्टर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन स्क्रीन, डिवाइस, मॉनिटर या फिर कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा, कंप्यूटर के बहुत आसान से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रोजेक्शन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल सामग्री क्या है? इंटरनेट, स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर ये सभी डिजिटल सामग्री है? आप बताइए। कितना आसान सा प्रश्न है ना। डिजिटल सामग्री के ये सारे के सारे उदाहरण है, इंटरनेट भी, टैबलेट भी, स्मार्टफोन भी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिजिटल सामग्री का उद्देश्य क्या है? बताइए। उद्देश्य आपको बताने हैं डिजिटल सामग्री के। पहला है छात्रों को क्रियाशील बनाना, दूसरा छात्रों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना। हाँ, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, ए और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो आपको एकदम से पहला ही ऑप्शन पढ़ के खुश नहीं हो जाना, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं चारों के चारों, फिर देखना है बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यानी आपका ए और दो दोनों ही डिजिटल सामग्री के उद्देश्य है, तो आपने सी ऑप्शन का चुनाव किया। आगे चलते हैं, दूरस्थ शिक्षा में उपयोगी है क्या? ऑनलाइन शिक्षा, ई शिक्षा या फिर दोनों या कोई नहीं? अगले ऑप्शन क्या है? दोनों या कोई नहीं। बताइए। दूरस्थ शिक्षा में उपयोगी है, आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा, ई शिक्षा दोनों ही उपयोगी है दूरस्थ शिक्षा में। तो सी ऑप्शन का यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ पाते हैं? तो एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन या गोपनीयता या संदेश गोपनीयता? आप ही बताइए क्या कहेंगे। जल्दी से अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करिए और सही जवाब दीजिए। और ये भी देखना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं टोटल 40 प्रश्नों में से। ठीक है, वो भी आपको बाद में जैसे ही क्लास खत्म होगी मेन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एनक्रिप्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेज भेजे जाते हैं? डेटा पैकेज भेजे जाते हैं किस डिवाइस के माध्यम से? रिपीटर के माध्यम से या हब के माध्यम से, मॉडेम के या राउटर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेज भेजते हैं। तो 65 का आपको इन चारों में से सही जवाब चुनना है और सही आंसर है राउटर्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW शब्दावलियों में श्रेणी और उप श्रेणी के रूप में वेबसाइटों को एक संग्रह को अधिकतर किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? इसको हम बोलेंगे वेबसाइट या वेब पेज या वेब डायरेक्टरी या वेब पोर्टल। जब WWW शब्दावली में श्रेणी और उपश्रेणी के रूप में वेबसाइटों को एक स्थान या एक जगह पर संग्रह किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे दोस्तों वेब डायरेक्टरी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आपके आते हैं। HTML का अर्थ है, यानी फुल फॉर्म बताइए HTML की। बिल्कुल मैं इसका आंसर नहीं करने वाली, आपको ही बताना है। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मेकआउट लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मेकअप लिंक। बताइए क्या होगा? मेकअप वाला तो बिल्कुल मत चुन लेना। बिल्कुल पहला ऑप्शन जिसने भी बताया वो एकदम करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट से प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पेटीएम प्रोसेसर का या एंटीवायरस का या पासवर्ड का या फिर विशिष्ट आईपी एड्रेस होना चाहिए? तो भैया आईपी एड्रेस तो जरूर ही जरूर होना चाहिए किसी भी इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में।
तो आपका यहाँ सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट आईपी एड्रेस, है ना। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके डैश प्रयोग करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर किसी दूसरे इंसान से चैट करनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो आप कैसे करेंगे? डोमेन नाम का प्रयोग करके, उनके या उनके ईमेल एड्रेस का प्रयोग करके, या उनके यूजर नेम का प्रयोग करके, या उनके पासवर्ड का प्रयोग करके? बताइए कैसे करेंगे। इन्हीं चारों में से आपको ऑप्शन देना है। इंटरनेट के माध्यम से आप जब दूसरे लोगों से जुड़ते हैं तो कैसे करेंगे? तो ईमेल एड्रेस की मदद से, ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा आपका? ईमेल एड्रेस के प्रयोग से आप इंटरनेट के माध्यम से दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, डैश सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज भी करता है। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर या प्रॉक्सी सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर या फाइल सर्वर की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर दोस्तों आपसे फाइल सर्वर की बात की गई है कि फाइल सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और उन्हें मैनेज भी करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट डैश का प्रयोग करता है किसका? पैकेट स्विचिंग का, सर्किट स्विचिंग का, टेलीफोन स्विचिंग का, या टेलेक्स स्विचिंग का? 71 का आंसर करिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका पैकेट स्विचिंग का। जो भी नए क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उनको आप अपने जहां भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिए उन प्रश्नों को, ठीक है, ताकि आगे आपसे गलती ना हो। जो भी प्रश्न गलत आए उसको लिख लो, बाकी जो सही है उसको तो लिख के क्या करोगे, जो गलत है वो जरूर लिख लेना ताकि दोबारा से फिर से सेम गलती ना हो। आगे चले, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहेंगे या सीक्वेंसिंग कहेंगे या एक्सेसिंग कहेंगे या अपलोडिंग? बताओ क्या कहेंगे। यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना, तो सर्वर पर जब फाइल ट्रांसफर होगी तो आप करेंगे अपलोड उनको, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएसबी डिवाइस डैश संरचना का अनुकरण करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लिस्ट, हफमैन, हैश या ट्री। पूछा क्या गया है आपसे पूछा है इसमें कि यूएसबी डिवाइस कौन सी संरचना का अनुसरण करता है, यानी कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो ये एक ट्री के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है, किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए डैश यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर अलग अलग ऑफिस में रखे कंप्यूटर को हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हम यूज करेंगे किसका? मॉडेम का, हब का, या टेलीफोन का, या फिर एम्पलीफायर का? बताइए 74 का आपके अकॉर्डिंग क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? तो दोस्तों हम तब प्रयोग करते हैं हब का, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला है, इंटरनेट किसका प्रसिद्ध उदाहरण है? इंटरनेट सबसे प्रसिद्ध उदाहरण निम्नलिखित में से किसका है? लैन, मैन, वैन या सैन? एक तो पहले काम करो, आप इनकी फुल फॉर्म लिखो जल्दी से, लैन, मैन और वैन की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनकी फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे पूछा इंटरनेट क्या है दोस्तों? एक बहुत ही वाइड एरिया में फैला हुआ है, एक बहुत ही जालों का जाल आप इसको कह सकते हैं। तो यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहना इसके लिए सटीक होगा। आगे चले, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन उपयोग करता है? टेलीफोन लाइन उपयोग करता है कौन सा कनेक्शन? केबल कनेक्शन, सैटेलाइट, वायरलेस या डायल अप? इसका सही जवाब होगा डायल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? क्या पूछा है? वेब ब्राउजर नहीं है। पहले हमने इसी तरह से थोड़ा क्वेश्चन था, उसमें पूछा था सर्च इंजन के बारे में, लेकिन यहाँ पूछा है वेब ब्राउजर के बारे में। बताइए, सफारी, गूगल, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, इनमें से आपसे पूछा है वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। अच्छा, तो आपको नहीं पता वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, ये तो पता है सर्च इंजन क्या है ना। तो सर्च इंजन आपका गूगल है, इसको अलग कर लीजिए, यही वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, ये सभी तो वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल क्या है? सर्च इंजन है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा।
आगे चले, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? कंप्यूटर संचार का या टेली संचार का, ब्रिज संचार का या राउटर संचार का? तो इसमें से आपका 78 का सही जवाब होगा, कंप्यूटर संचार का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर करिए। ऑप्शन है 1996, 1998, 1999 या 1995। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 4 सितंबर 1998, यानी बी ऑप्शन, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। एसएमएस का तात्पर्य है, यानी एसएमएस की आपसे फुल फॉर्म पूछी है, एसएमएस की फुल फॉर्म बताओ। अब देखेंगे आपकी क्रिएटिविटी। ऑप्शन है स्मॉल मैसेज सिस्टम या स्मॉल मेल सिस्टम या शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट मेल सिस्टम। बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से। शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। और इसी के साथ दोस्तों आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं और आपका कंप्यूटर का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है। वन लाइनर क्वेश्चंस भी मैं आपको करा चुकी हूं। और आज की इस क्लास में आपने कितना स्कोर किया, मेन कमेंट बॉक्स में भी आपको जरूर बताना है। और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे अब हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे और शुरुआत करेंगे एक नए सब्जेक्ट की। आपका एक सब्जेक्ट अब कंप्लीट हो गया, इसको साइड में रख दो, बस रिवीजन कर लेना संडे टू संडे, उतना ही काफ़ी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।